1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने एक फैसला दिया। कहा कि एससी और एसटी कैटेगरी में क्रीमी लेयर का प्रावधान हो, राज्यों को एससी कैटेगरी में समुदायों को जोड़ने और निकालने का हक मिले और एससी कैटेगरी में सब कैटेगराइजेशन किया जाए। इन सभी विषयों पर 1 अगस्त का जो ललन टॉप शो था उस पर हमने एक ब्रीफली बात की थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देते हैं। लेकिन आज हम सब कैटेगराइजेशन पर और विस्तार से बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि सब कैटेगराइजेशन क्या होता है, इससे फायदा किसको होगा और इसकी जरूरत क्यों समझी गई। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विरोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। कैटेगरी या वर्ग तो आप समझते ही हैं। अब किसी भी एक वर्ग के भीतर कुछ और समूहों या वर्गों की पहचान कर ली जाए तो उसे हम कहेंगे सब कैटेगराइजेशन। आरक्षण के संदर्भ में कैटेगरी का मतलब होता है कोई जाति समूह, जैसे कुछ जातियों को हमारे यहाँ शेड्यूल्ड कास्ट या अनुसूचित जाति कहा गया, और कुछ एससी के भीतर भी जातियों के समूह को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो वो हुआ एससी के भीतर का सब कैटेगराइजेशन। एससी के भीतर के जातियों के समूह बनाने से क्या होगा, किसका फायदा होगा, उस पर हम आगे बात करेंगे। पहले कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां समानता का हक संविधान बनते ही दे दिया गया था। पश्चिम के कई देश जो हैं वहां पर चमड़ी का रंग या जेंडर के आधार पर भेदभाव रहा है आधुनिक काल तक। लंबे आंदोलनों के बाद वहां पर संविधान के संशोधन हुए, नए कानून बने और सभी नागरिकों को समान माना गया। भारत में ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही तय हो गया था कि आज़ादी मिलने के बाद कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। इसलिए जब संविधान लिखा गया तब अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में बार बार बराबरी के हक की बात हुई। मतलब हर शख्स कानून या सरकार की नज़र में बराबर है। अब समानता सुनने में तो बहुत अच्छा सिद्धांत है, लेकिन इसके कुछ असर भी होते हैं। एक उदाहरण से समझिए। 3 लोग हैं, ए, बी और सी। उन्हें एक 5 फीट ऊंची दीवार के पार देखना है। ए की हाइट है 3 फीट, बी की हाइट है 4 फीट और सी की हाइट है 5.5 फीट। जाहिर है ए को दीवार के पार देखने के लिए किसी बक्से पर चढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इक्वालिटी या समानता की रूढ़ समझ से आगे बढ़ेंगे तो आप सभी को 1.5 फीट का बक्सा दे देंगे। तब देखिए क्या होगा कि बी जो है, जिसकी हाइट 4 फीट है, वो बक्से पर खड़ा होकर के दीवार के पार देख पाएगा। सी जो कि दीवार के पार यूं ही देख सकता था, उसके पास बक्सा यूं ही पड़ा रहेगा। और ए बक्सा मिलने के बावजूद दीवार से छोटा रह जाएगा। तो हमने देखा कि इक्वालिटी या समानता अच्छा सिद्धांत है, लेकिन सिर्फ इसी चीज को ध्यान में रखकर नीति बनाने से सभी को फायदा हो ये जरूरी नहीं है। और सरकार का तो काम है कि सभी के लिए काम करना, इसलिए संविधान निर्माताओं ने उसे इक्वालिटी के साथ साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के सिद्धांत से भी बांधा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का सिद्धांत कहता है कि सी को बक्सा मत दो, बी को 1.5 फीट ऊंचा बक्सा दो और ए को 2.5 फीट ऊंचा बक्सा दो। माने सरकार को सभी की समान सहायता करनी चाहिए, उससे काम नहीं चलेगा। सरकार को सहायता ऐसे देनी है कि अंत में समानता स्थापित हो। इसी समानता को स्थापित करने का टूल है आरक्षण या अफर्मेटिव एक्शन, जिसको वेस्ट में कहते हैं। संविधान निर्माताओं का मत था कि भारत पे समाज में जाति व्यवस्था के चलते सभी को आगे बढ़ने के समान मौके नहीं मिले हैं हिस्टोरिकली। दलित जातियां समाज में दब कर रह गईं। आदिवासी समाज की कई जातियां सुदूर जंगलों में बसती थी, वहां मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, इसके चलते वो भी पिछड़ गईं। इन्हीं को मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में शिक्षा और नौकरियों में एससी एसटी को आरक्षण दिया गया। वीपी सिंह सरकार ने 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशें मान करके ओबीसी जातियों को आरक्षण दिया और साल 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग की जातियों को भी आरक्षण दिया। इसे ईडब्ल्यूएस कहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। एससी कैटेगरी में करीब 1100 जातियां हैं। इस कैटेगरी को 15% रिजर्वेशन मिलता है। एसटी कैटेगरी में 744 ट्राइब्स या जनजातियां हैं और इस कैटेगरी को 7.5% आरक्षण दिया जाता है। ओबीसी माने अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% आरक्षण मिलता है। ये सिस्टम काम तो कर रहा था, लेकिन एक दिक्कत आ रही थी इसमें। जातिगत आरक्षण में कैटेगरी 3 है, लेकिन उनमें जातियों की संख्या हजारों में है। हर कैटेगरी के भीतर जातियों में भी कुछ कमजोर हैं तो कुछ ताकतवर हैं। अब इसका मतलब क्या है? ताकत से मुराद ये है कि कुछ एक ही समूह में पढ़ने वाली कुछ जातियों के पास अच्छी शिक्षा और सामाजिक वर्चस्व है और उसी समूह में पढ़ने वाली दूसरी जाति इस मामले में पीछे रह गई। ऐसे में एससी एसटी के भीतर कुछ जातियां आरक्षण का बेहतर लाभ उठा पाती हैं, लेकिन बाकी को आरक्षण मिलकर के भी नहीं मिलता। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड में अक्टूबर 2023 में रोहिणी कमीशन के ऊपर एक रिपोर्ट छपी। रोहिणी कमीशन ने देश में 1,30,000 सरकारी नौकरियों का एक सैंपल लिया और उसमें रिजर्वेशन के बेनिफिशियरीज को समझने की कोशिश की। उसके बाद ये आंकड़े सामने आए। ओबीसी कैटेगरी में आने वाली 2,500 जातियों में से सिर्फ
25% जातियों के लोग 97% ओबीसी कैटेगरी सीट्स के हिस्सेदार थे, जबकि ओबीसी के अंतर्गत आने वाली 37% जातियों का एक भी व्यक्ति इन सीटों का हिस्सेदार नहीं था। यानी ओबीसी में ही आने वाले लाभार्थियों के बीच एक जातिगत असंतुलन था, किसी के हिस्से बहुत ज्यादा आ गया और किसी को कुछ नहीं मिला। इसलिए मांग उठी सब कैटेगराइजेशन की, माने कैटेगरी के भीतर कैटेगरी, ताकि आरक्षण का लाभ वास्तव में वंचितों तक पहुंचे। रोहिणी कमीशन ने भी ओबीसी के अंदर सब कैटेगराइजेशन की बात की थी, हालांकि इसकी सिफारिशें अभी सार्वजनिक नहीं हुई हैं। वैसे कई राज्यों जैसे कि कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इन्होंने अपने अपने स्तर पर ओबीसी कैटेगरी का एक सब कैटेगराइजेशन कर लिया है। लेकिन भारत में राज्य जो है वो एससी कैटेगरी में सब कैटेगराइजेशन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये ताकत केंद्र सरकार के पास थी। इसकी वजह से क्या असर हुआ ये भी समझ लीजिए। बिहार सरकार ने साल 2023 में कास्ट सेंसस रिलीज किया। द प्रिंट ने इस रिपोर्ट के आधार पर एससी कैटेगरी के लिए कुछ डेटा निकाला। इसमें 5 जातियों का जिक्र है: दुसाध, मुसहर, पासी, चमार और धोबी। एक बार इन जातियों की घरेलू आमदनी पर भी नजर डाल लीजिए। जो मुसहर समाज है उसके 54% परिवार ऐसे थे जिनकी मासिक आमदनी 6000 से कम थी, और मात्र 0.56 परिवार ऐसे थे जिनकी मासिक आमदनी 50,000 से ज्यादा थी। धोबी समाज के करीब 35% ऐसे थे जिनकी मासिक आमदनी 6000 से कम थी, और इस समाज के 4.5% लोग 50,000 से ज्यादा कमाते थे, जो प्रतिशत के मामले में करीब करीब 8 गुना है। अब इनका सरकारी नौकरियों में कितनी हिस्सेदारी है इसको भी आप समझ लीजिए। इससे भी एक तय होता है कि वो कितना आगे बढ़ पाए। मुसहर समाज के मात्र 0.26% लोग ही सरकारी नौकरियों में थे, जबकि धोबी समाज के 3% से ज्यादा लोग सरकारी नौकरियों में थे, जो शेड्यूल्ड कास्ट की दूसरी जातियों के मुकाबले ज्यादा था। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शिक्षा और नौकरियों में एक बराबर आरक्षण मिलने के बावजूद एक जाति आगे बढ़ी, जबकि उसी कैटेगरी में आने वाली दूसरी जाति उतना आगे नहीं बढ़ पाई। 1 अगस्त की सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने साफ कहा कि जैसे ओबीसी को मुख्यतः पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग में बांटा जाता है, उसी नियम को एससी के लिए भी लागू करना चाहिए। ये जो है ये सब्सटैंटिव इक्वालिटी है, माने कुछ वही दीवार वाला उदाहरण। 7 में से 4 जजों ने SC ST में क्रीमी लेयर के सिद्धांत को भी लागू करने की वकालत की, ताकि जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल चुका है उनकी जगह दूसरे पात्रों तक आरक्षण का लाभ पहुंचे। इस फैसले के बाद अब यह संभव है कि राज्य सरकारें अपने यहाँ SC जातियों में सब कैटेगराइजेशन करें और ये तय करें कि SC को मिलने वाला आरक्षण SC जातियों के बीच कैसे बंटे। कुछ जातियों को अब प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा, उन्हें जिन्हें इसकी जरूरत है। सरकारें जब इसके लिए कोई फॉर्मूला लेकर के आएंगी तो हम उसकी बात भी आपसे आसान भाषा में जाहिरन करेंगे। तो ये थी SC ST कैटेगरी में सब कैटेगराइजेशन पर एक संक्षिप्त बात। रिसर्च की हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।